अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। कराची के अंदर इस वक्त फिर एक जगह पर हंगामा जारी है। आलमगीर नामी शख्स की एक गिरफ्तारी के बाद PTI के कारकुनान बाहर आए। चीफ मिनिस्टर हाउस जाना चाह रहे थे, वहाँ पे नहीं जा पाए। सिंध के गवर्नर के हाउस के सामने जाके वो मामला रखा हुआ है कि उसको रिहा किया जाए। लेकिन बड़ा इशू जो है वो ये है कि तीनों बड़ी जमातें पाकिस्तान के अंदर PTI पीपल्स पार्टी और PMLN दस्तों गिरबान नज़र आती हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बराह रास्त हमला किया गया PTI के चेयरमैन के ऊपर, और सईद गनी साहब ने कहा कि इमरान खान जहनी मरीज़ बन गए हैं। मामलात किस तरफ जा रहे हैं उसके ऊपर हमारा फोकस होगा। हम इसी प्रोग्राम के अंदर लोड शेडिंग की भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, और बिल्कुल नहीं भूलेंगे सरगोदा के अंदर जो लर्जा खेज़ कत्ल की वारदात हुई उसके ऊपर एडिटोरियल कमेंट होगा। हमारे पास जो पहले सेगमेंट में मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं करवा देता हूँ। हमारे पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से मौजूद हैं जनाब तारिक फजल चौधरी साहब, सेनेटर रुबीना खालिद साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेनेटर शिबली फराज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीनों इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, तीनों का शुक्रिया। और जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से टेलीफोन पर हमें ज्वाइन करें, आपका भी बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू रुबीना साहबा, बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान है। पीपल्स पार्टी ने 4 साल बड़े अमल से गुजारे हैं, तनकीद वो करते रहते हैं, लेकिन बराह रास्त इमरान खान साहब को उन्होंने कह दिया कि, और स्टेटमेंट जारी की कि वो नफसियाती मरीज़ है। दैट्स अ वेरी डायरेक्ट पर्सनल अटैक। बात ये है कि जब आप कहते हैं ना पत्थर पे भी बूंद बूंद करके पानी गिराएंगे तो उसका असर होता है। बहुत अरसे से हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं अपनी लीडरशिप के बारे में, अपने लोगों के बारे में, हर तरह की तनकीद हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। और ज़ाहिरी बात है फिर हर एक्शन का रिएक्शन भी होता है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो हैं वो गुलफशानी करते रहेंगे जो भी आपके दिल में आएगा, तो ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जवाब देना जानती है। और चूँकि हम सईद गनी साहब को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, बड़े मुतहम्मल मिजाज के हैं, बड़े ठंडे मिजाज के हैं, तो ज़ाहिरी बात है जब इस हद तक चीज़ें जाएंगी तो फिर हमारी लीडरशिप बर्दाश्त आप कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से थोड़ा सा इसको रिकंसिडर हम इसके ऊपर आते हैं। लेकिन सेनेटर साहब, ये तो बहुत अरसा हो गया इमरान खान साहब दूसरों के बारे में कहते रहते थे बातें, अब उनके बारे में शुरू हो गई हैं जमातें। नहीं, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदकिस्मती से, जो कि एक बहुत शानदार माजी रखती है, लेकिन उसका हाल और मुस्तकबिल काफ़ी डिसअपॉइंटिंग और वो है, एक अंधेरा नज़र आता है। अब इस सूरत में वो अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाने के लिए वो इस किस्म की बातें करेंगे। लेकिन अगर आप देखें, हिस्ट्री में जाएं, आप तो बहुत जानते हैं कि आसिफ अली, इनके जो लीडर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने अपने बारे में एक बयान, एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी कि वो मेंटली उनको कोई प्रॉब्लम है, सर्टिफिकेट के बात एग्जैक्टली वो तो की थी ना। तो सईद गनी साहब को मेरा ख्याल है कि ये ज़रा सोच के ये बात करनी चाहिए थी। और देखिए, अगर अपने आप को आपने पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाना है तो वो इससे नहीं होगा कि आप कराची की पुलिस को, जो कि अपना काम ठीक कर रहा है, उसको चेंज करें। आप ऐसे लोग जिनके पे के सीरियस वो हैं, एक्यूजेशंस हैं, जिस तरह के शर्जील मेमन हो गया, आयान अली हो गई, वो दूसरे डॉक्टर आसिम हो गए, ये जितने भी लोग हैं, ये जो होल सेल में जो ये इनको जमानतें मिली हैं, तो ये इसका जवाब दें, क्योंकि ये जो है तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरा मुल्क पास में, आप देखें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान में जितने भी हुए हैं, और वहीं पे बात आती है जो आपके आगे का सब्जेक्ट होगा, कि जिसमें लगता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, पुष्टपनाही कर रहे हैं। बिकॉज इन्होंने इस दौरान में जितनी भी मीडिया ने उठाई थी और एक्चुअली हुई थी, चाहे वो तौकीर सादिक का हो या और जितने हज़ारों केस हैं, उसके बारे में कुछ नहीं किया। सारे महल का जो किस्से हैं, वो जो स्विस अकाउंट्स थे, उनका क्या हुआ? बात यह है कि किस बात की हमें हमारे लोगों ने क्या फेस नहीं किए, अदालतों का सामना किया। अगर अदालत दे देती है आपको बेल, या अदालत आपको बरी कर देती है, तो फिर ये क्या इनका मतलब है कि हमारी अदालतें जो हैं वो सही नहीं है, या फिर हमारी मुकमुका जो है तो क्या किसके साथ है? खुल के बोलें, खुल के बात करें। ये नहीं है कम अज कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो ये
किसी की जमानतें इस तरीके से करा के नहीं दे सकती। अगर किसी का नाम लेना है तो फिर खुल के लें कि ये किसका नाम लेना चाहते हैं। और हमारा देखिए, हमारा बिल्कुल मुतालबा जायज़ है कि हमारा सूबे में हमारी क्योंकि हम खुद मुख्तियारी सूबाई अगर है तो हमारे आईजी हम अपनी मर्जी का अगर लगाना चाहते हैं तो इनमें इनको क्या एतराज है? अच्छा साहब, बहुत जरा तारिक फजल साहब, अमूमन ये होता है कि जब आपके दो ओपोनेंट्स के दरमियान लड़ाई हो रही होती है तो आपसे मुराद कोई भी तीसरा फरीक जो उससे परे रहता है, आपने भी छलांग लगा दी। साद रफीक साहब ने शदीद किस्म की तनकीद, मतलब पीपल्स पीटीआई के साथ लड़ाई आपकी खत्म नहीं हुई, आपने सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ लड़ाई शुरू कर दी। देखिए तलत साहब, गुजारिश ये है कि हम इसे ना तो लड़ाई समझते हैं और ना लड़ाई समझ के हम इस तरह की कोई स्टेटमेंट देते हैं, और ना किसी भी पार्टी के साथ हमारा कोई ज़ाती अपना कोई अदर देन पॉलिटिक्स कोई इख्तलाफ है। सियासी नज़रियात हैं, उनके अपने हमारे अपने हैं, और यही मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों के दरमियान और जो लीडरशिप होती है उसके दरमियान इख्तलाफात इसी अंदाज से रहने चाहिए। अभी आपने थोड़ा सा जो बात की कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल कल्चर है और बड़ा एक आपको फ्यूम्स नज़र आ रहे हैं, बड़े अब तो ज़्यादा नज़र आ रही है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जिस जमात ने इसको हवा दी, और पाकिस्तान को जो एक, मैं बार बार कहता हूँ कि जो एक सियासी एक माहौल होता था, एक कल्चर होता था, उसको अगर सबसे पहले तार तार किया तो वो तहरीक इंसाफ ने किया। हम अगर कोई बयान देते हैं तो जो भी कोई मौके के अतबार से कोई ऐसा इवेंट हो, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी बात किसी जमात के हवाले से हो तो वो की जाती है। और ये तासुर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देना चाह रही है, अभी भी जो बात हुई है कि हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई अंडर हैंड कोई डील है या कोई एग्रीमेंट है, लेकिन गुजारिश ये है कि अदालतों को बार बार ये नाम लेते हैं, ज़मानतें होल सेल के हिसाब से मिली, तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ अदालतें मिली हुई थी, जजेस मिले हुए थे, कि जब तक हमारी स्वीट विल थी उस वक्त तक तो उनको ज़मानतें नहीं मिली, और जब हमने जजेस को जनाब कोई फैक्स कर दिए, फ़ोन कर दिया कि भाई सारी ज़मानतें कर दो, उन्होंने फ़ौरन के फ़ौरन कर मैं दिया। आपकी तोपों का रुख जो पीपल्स पार्टी की तरफ है वो समझना चाहता हूँ। पीटीआई से तो झगड़ा हमें पता है आपका। नहीं, आप देखें कि जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे तशरीफ लेके गए हैं, उन्होंने 2-3 दौरे किए सिंध के, और वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट मिली हुकूमत की तरफ से उनको, सपोर्ट भी मिली, लेकिन तनकीद भी की गई। बाकायदा खत लिखा गया चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि जनाब आप यहाँ पे गैर मसावी सुई गैस की तकसीम किस तरह कर रहे हैं। भाई देखें, जहाँ प्राइम मिनिस्टर जिन इलाकों में गए हैं, जिन अजला में गए, आपको तो खुश होना चाहिए कि वो आपके लिए कुछ, मुझे लगता है जब से आपका गवर्नर वहां पे गया ना, आप जरा थोड़े से तगड़े हो गए सिंध के। जरा जाहिद खान साहब को बहस के अंदर लेकर, जाहिद खान साहब अभी एहतसाब के ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। नैब के ऊपर तनकीद होती है पीटीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा, और अब मैं पीएमएलएन का बयान देख रहा था कि जो केपीके के अंदर एहतसाब कमीशन का हाल है वो भी आपके सामने है। तो ये लड़ाई ना सिर्फ हर तरफ आपको होती नजर आती है बल्कि हर मौजू पर होती हुई नजर आ रही है। जी तो सिंह साहब, अगर आप इसको और नजरों से देखिए, ये देखिए 3 बड़ी पार्टियां हैं, तीनों हुक्मरान हैं। मेरे ख्याल में अवाम को ये बेवकूफ बना रहे, क्योंकि ये 4था साल गुजर रहा है। लोग तो देखिए कारकर्दगी को देखेगा कि इनकी कारकर्दगी क्या है, आपस में लड़ने से कोई क्या मसाइल हल होंगे। अभी आईजी खैबर पख्तूनख्वा जो लगाया गया वो बहुत जूनियर बंदा है, वो 3-4 को सुपरसीड किया जो सीनियर लोगों को, और ये वो बंदा है जिसको अभी 21 ग्रेड में इसको प्रमोशन मिली थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस सब को मातल किया हुआ है। लेकिन वो परवेज खटक के सिफारिश पे डॉक्टर साहब ये आपस में सब मिले हुए हैं, सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने की चक्कर में हैं, वरना अदरवाइज गलम गलोच या ये यहाँ तक कोई नहीं जाते हैं जो ये लोग जा रहे हैं, और जो कुछ दिनों से बिल्कुल आप कह रहे हो और हम सुन रहे हो, देख भी रहे हैं कि इस हद तक जा रहे हैं। आपने जाविया ही और दे दिया, आपने कहा कि तीनों मिले हुए हैं एक तरह से, कि वो तीनों हुकूमतों के अंदर है। बिल्कुल, देखिए मुझे आप बता दे, हमारे एक सिराजुल हक साहब है, वो भी इधर फिरता रहता है कि मैं करप्शन खत्म कर रहा हूँ, वो खुद भी सूबे में हुकूमत में बैठे हुए। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है कि वो बाहर बैठी हुए है और वो कहते हुकूमत, हर एक कहते हुकूमत। तो सारी जब हुकूमत में आप बैठे हुए तो फिर तो आप मिल बैठकर इस चीज का कोई सोल्यूशन निकाले। ये नहीं कहे इश्यूज के ऊपर जरा वापस वो सही काम नहीं कर रहे, ये सही काम नहीं कर रहे। इश्यूज को रेज किया जा सकता है, बड़े अहम इश्यूज को, जातियात पर उतरने के बजाय इश्यूज को रेज किया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इश्यूज पे ही बात करती है। हमने कभी किसी को जातियात की सियासत कभी भी नहीं कही, लेकिन इससे बड़ा जाती हमला क्या होगा? देखिए बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि एक रिएक्शन तो आता है ना जब आप मतलब आप बार बार, और मैं भी समझती हूँ कि सईद गनी साहब बहुत ठंडे मिजाज के आदमी हैं, तो ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे कि वो उस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दी है। नॉर्मली वो बड़े ठंडे और तहम्मुल से बात करते हैं,
तो इनको भी चाहिए, पीटीआई को भी चाहिए कि बेहतरी की तरफ मुल्क की सियासत को लेकर जाएं और बजाय इश्यूज़ देखें। अब जिस तरह से ख़ुद जो है हमारे ऊपर तो बड़ी लंबी चौड़ी तनकीद कर दी शिबली साहब ने, तो मुझे ये बताएं कि जो इनके अपने काम हैं, जो इनकी अपनी तरीक़ाकार है, मतलब उसके ऊपर तो अभी तक कोई क्लैरिटी है नहीं। मतलब आज आकर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मिलना, मैं आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट एंड फॉर व्हाट। ये हमेशा से इस तरह की चीज़ों के सहारे पे मुबारकबाद देने गए थे, आपने सुना नहीं? नहीं, मुबारकबाद किस बात कीजिए, उसको तो बहुत महीने गुजर गए उनकी अपॉइंटमेंट को, तो इतने महीनों के बाद अचानक, क्योंकि अभी फैसला भी जो है वो आने वाला है, तो ये सारी चीजें जो आप करें वो ठीक होता है, जो ये करते हैं वो सब सही है। मतलब इलेक्शन कमीशन से आपको रिलीफ मिली, उससे पहले इलेक्शन कमीशन इस मुल्क की तारीख का बदतरीन इलेक्शन कमीशन था, रिलीफ मिली आपको और आपने कहा जी नहीं अब ये तो ठीक है। हाँ, लेकिन अभी जो फैसले आएंगे अगर इनके मर्जी के नहीं होंगे। जी पहली बात तो जी मैं अपना मिनिस्टर साहब की उसका जवाब दूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा कल्चर मुतारिफ कराया जिसमें कि लोग शायद सही ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते, तो उसका मैं ये कहूँगा कि तलाल चौधरी या दनियाल अजीज़ हमारी पार्टी के नहीं है, वो इनकी पार्टी के हैं। दूसरा, ये मैं कोई इंसिनुएट नहीं कर रहा हूँ कि जजेस मिले हुए हैं, जजेस नहीं मिले हुए। देखें, आप जब केस को वीकन करना चाहते हैं तो आप प्रोसिक्यूशन को वीक करें। आप प्रोसिक्यूशन वीक करेंगे तो ऑब्वियसली जब जो है जब उनको कहा जाए कि आपने यू हैव टू गो स्लो ऑन द क्लाइंट ऑन द एक्यूज्ड, तो वो फिर इस तरह हो जाते हैं और फिर आपको सडनली एक हुस्न इत्तेफाक है जिसमें के सारे लोग हो जाते हैं। तो ये हमारा जो है ये तंज ये जजेस पे नहीं है, ना जुडिशरी पे है। हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट इसको मैनेज कर सकती है और गवर्नमेंट ने शायद मैनेज किया हो। तीसरी चीज़ कि जो एहतसाब कमीशन का बताया इन्होंने, जाहिद खान साहब ने कहा, देखें हम मानते हैं कि हमें एहतसाब में कामयाबी नहीं हुई, हम जो करना चाहते थे वो हम नहीं कर सके, गो के कोशिश अभी भी जारी है। हम वो चेंज नहीं ला सके जो कि हमने पुलिस में लाई, वो चेंज नहीं ला सके जो हमने एजुकेशन में लाई, वो चेंज वो नहीं ला सके जो कि हमने उसमें की हेल्थ में की। और फिर देखिए सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ जिसको कि लोग कंसिडर नहीं करते हैं, जो कि आप जैसे लोग उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, कौन कोई वो है ये जो हमारा बिलियन ट्री सुनामी है। मतलब क्लाइमेट के लिए जो कंट्रीब्यूशन हमने की है 80 करोड़, अगर वो किताबों की हद तक नहीं है 80 करोड़ दरख्त कहाँ लगाए हैं? 2 साल के अंदर अगर आप उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर दें तो 400 अफराद को हर मिनट जो है वो हज़ारों की तादाद में दरख्त लगाने होंगे, तब जाके फिगर बनता है। तो मेरे ख्याल में अरिथमेटिक थोड़ा सा इसका देखें बात ये 80 करोड़ इनटू 80 करोड़ देखिए मैं आपको बताता हूँ ये सब आपके पास तो हर चीज हाजिर है। मतलब है कि ये कहना कि इसको आप मैथमेटिकली डिवाइड करें, यार ये नहीं हो, इस तरह नहीं होता है। ऐसे ही होता है। I mean, आप जो है तो मुख्तलिफ पैरेलली जितनी टीम्स लगाएं वो करें, एक चीज है। अब ये नहीं, लेकिन अप्रिशिएट करते हैं आपने फोकस किया इसको, हमने फोकस किया और हमारे लिए ये अहम है। जरा अच्छा तलत साहब, एक सिर्फ मुझे शिबली से एक सवाल करना है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था खान साहब का इनकी मेट्रो बस पे और जंगला बस और उसको क्या क्या कहते रहे, तो अभी मुझे बताया वो कहा कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी है। तो अभी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक लाहौर और मुल्तान की कंबाइंड कॉस्ट जो थी वो पेशावर का जो ये मास ट्रांसिट का मंसूबा लेकर आ रहे हैं वो उसको क्रॉस कर गया, वो एस्टिमेट जो इनका है। तो क्या अब क्या है? आप एंटी मेट्रो रहे, एंटी मेगा प्रोजेक्ट्स रहे? बिल्कुल नहीं, मेगा प्रोजेक्ट से मुराद हम एंटी मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं थे। हम समझते हैं उनकी अपनी एक अफादियत है, लेकिन सबसे अहम जो हमारी प्रायोरिटी थी वो थी हम इदारों को ठीक करें, बजाय इसके कि तो हम सब जंगली लोग फिर रहे हों और ट्रैफिक का उनको सेंस ना हो। इदारा ठीक कर लिया? नहीं, हमने पुलिस का इदारा ठीक किया, हमने एजुकेशन को ठीक किया, हमने हेल्थ को ठीक किया, हमने जो चीज अभी अगर आप एक प्रोग्राम सिर्फ LRH पे जाके कर दें आपको पता चल जाएगा बिल्कुल कितना ठीक किया। बिल्कुल कर दें आप, ये खान से लेकर और उधर तक करें, आप बहस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप मरकज के अंदर हैं, वसाइल आपके पास हैं, आप बड़ापन दिखा सकते हैं। आप लड़ाई में क्यों उलझ रहे हैं सिंध की लड़ाई के अंदर? जी मैं बिल्कुल उस पर आता हूँ, लेकिन मैं तलत साहब दाद देता हूँ अपने भाई जनाब शिबली साहब को, इनके कॉन्फिडेंस और उनके एतमाद को, कि जिससे ये बात कह रहे हैं कि हमने पुलिस ठीक कर ली, हमने हेल्थ ठीक कर ली, हमने एजुकेशन ठीक कर ली। और भाई यहाँ से 20-25 मिनट बाद आप इस्लामाबाद का बॉर्डर क्रॉस करते हैं और आप KPK में दाखिल हो जाते हैं। मेरा जो हल्का है N49 इसका बहुत
यानी लंबा बॉर्डर जो है वो KPK के साथ लगता है। यानी खुदा का वास्ता है, वहाँ पे क्या ठीक हुआ है? कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई अस्पताल, कोई डिस्पेंसरियाँ, रत्ती बराबर उनमें फ़र्क नहीं पड़ा। भाई ये तो ये कह रहे हैं ना कि यकसर हम डिनाइल में नहीं, इन्होंने एक्चुअली पहले कहा कि हम वो नहीं कर सके जो हम करना चाहते हैं। इन्होंने ये कहा शुक्र है चले तस्लीम इतना तो कर लिया ना, ये भी बड़ी बात है। फैक्ट है। अब जो आपने बात कीजिए कि हम कतई तौर पे ना तो किसी लफ्जी जंग में जा रहे हैं और ना मैंने ये बात कही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे के नतीजे में जो अपना पीपल्स पार्टी की तरफ से जो तनकीद हुई उसके नतीजे में ये किया जा रहा है। ये बात जो है ये रूटीन में जिस तरह हमारे ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहते हैं, हुकूमत के ऊपर आती रहती हैं चीज़ें, तो जवाबन कोई बात ऐसी मुंह से निकल जाती है जब। लेकिन नहीं करना चाहिए। आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप ताकत के अंदर है, सूबा आपके पास है, मरकज आपके पास है, और दूसरे सूबे फिर देखते हैं कि आपकी जमात की तरफ से। मैं आपकी इस बात की बिल्कुल तायद करता हूं कि पेशेंस के बगैर तो मैं समझता हूं कि कोई भी जो फाइनल वर्ड फ्रॉम जाहिद खान साहब। जाहिद खान साहब, लड़ाई क्या है? लड़ाई पंजाब की लड़ाई है या लड़ाई सिंध की लड़ाई है या लड़ाई शख्सियात की है? किस चीज की लड़ाई? देखिए, इस वक्त जो लड़ाई है ना वो अवाम के मसाइल से तवज्जो हटाने की है, क्योंकि इस वक्त आपको देखिए पेट्रोल आपका महंगे होते जा रहे, लोड शेडिंग रूज पे है, महंगाई है। मुझे तो हैरत होती है, मैं शिवली पराग साहब की बात सुन रहा था कि बिलियन ट्रीज, यार बिलियन ट्रीज में तो DG एंटी करप्शन को आपने भी हटा दिया, वो क्यों हटा दिया? बहुत सारी चीजें बदकिस्मती इस मुल्क के अंदर, हम दूसरे के एहतसाब चाहते, अपना एहतसाब कोई करना नहीं चाहते हैं, और इसी वजह से आवाम के असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए यही बातें उठा लेती हैं हर एक पंजाब की, क्योंकि जाहिर है कि आप हकायक सामने लेके आए जो आपकी नजर में अहम है, तो आप अपना किरदार क्यों नहीं अदा करते? आप हकायक सामने लेके आए, आप इन किताबों को चैलेंज करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको ये सारा काम करना चाहिए। मैं तलत भाई, अगर मैं फिर आप पे इतराज करूं कि आपके मीडिया जिस तरीके से हमारे साथ काम कर रही है ना, तो वो तो कोई चीज सामने नहीं आएगा। अभी वो शिवली पराग साहब यहाँ कहेंगे पुलिस सामने ठीक है, मैंने तो अभी मिसाल दिया, आपने जो अभी IG लगाया उस IG का रिकॉर्ड देखे ना, उसको अभी 21 ग्रेड में आप प्रमोशन दिया गया है, और आपने और फटक में जाके उनको कह दे कि ये लगा दे, ऐसा कुछ भी नहीं। बुनियादी तौर पर ये है कि KPK का IG जो है वो ठीक लगता है, सिंध का IG गलत लगता है। नहीं, हमने तो इंटरफेरेंस नहीं किया भाई, हमने पॉलिटिसाइज देशम बिल्कुल हटा दिया। इनकी तरह तो नहीं किया। कराची में वो पुलिस वाला उसको हटा रहे हैं, और जो है जो चूंकि वो ट्रांसफर नहीं करता है, वो एक ऑनेस्ट आदमी है, उसको ये हटा रहे हैं और अपना बंदा लगा वो बेहतरीन ना। इनके लिए हर चीज जो है दूसरों के लिए फर्क है, हमारे लिए फर्क है, लेकिन तरह साहब बहुत बेहतर है। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग करने जा रही है वो तो इनके साथ इतनी बड़ी दुश्मनी मेरे ख्याल में और कोई नहीं कर सकता जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग करेगी। अगर ये फेसबुक बंद कर देते हैं जो इनके इरादे हैं, तो मेरे ख्याल PTI के जो मंसूबे हैं, चीजें हैं, काम है, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया मीडिया से फारिग हो जाएंगे। कुछ है नहीं दिखाने के लिए, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? तो मैं कहूंगा 80% सियासत ही खत्म हो जाएगी। ये बताइए बिल्कुल खत्म होना है। पंजाब की लड़ाई ये हर एक पार्टी कोशिश करती है, क्योंकि ये तीनों पार्टी मरकज के लिए वज़ीर-ए-आज़म के चक्कर में लगे हुए, लड़ाई लड़ रही है। भाई लड़ते जाओ, लेकिन आवाम को न बोलो, आवाम के काम भी करो। ठीक, हमें आखिर में गुजारिश सबसे यही करनी है कि जाती हमले अगर ना करें तो बहुत इस मुल्क में इतने मसाइल हैं जिसके ऊपर आप पकड़ कर सकते हैं एक दूसरे की, उसके ऊपर तवज्जो दें तो जमहूरियत पनपे की। बहरहाल ये सीजन डिक्लेयर हो गया जाती हमलों का। अगला सेगमेंट तैयार है नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। जो गर्मियाँ आ रही हैं तो लोड शेडिंग के अंदर इजाफा हो रहा है। ख्वाजा आसिफ का बयान मैं अभी देख रहा था, उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर पानी की कमी है, वैसे बिजली का मसला हमने बहुत हद तक हल कर लिया है। तदिया निगार कहते हैं कि गुड गवर्नेंस का फुकदान है, यानी जिस तरीके से आपको हुकूमत को चलाना चाहिए और इदारों को चलाना चाहिए, उसके ज़रिए ये लोड शेडिंग का मसला है, वैसे मसला इतना गंभीर नहीं है। हुकूमत के नुमाइंदगान इससे इतफाक़ नहीं करते। डॉक्टर फ़रख सलीम जिन्होंने आज रोज़नामा द न्यूज़ के अंदर आर्टिकल लिखा और कहा कि लोड शेडिंग के मामलात और बिजली के सेक्टर के जो मामलात हैं, पावर सेक्टर के मामला तो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड हैं। फ़रूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इनसे हम ऑन कैमरा माज़रत ख्वाह हैं कि वहाँ पर AC नहीं चल रहा। वी अपोलोजाइज फॉर दैट। इसका ताल्लुक लोड शेडिंग से नहीं है, बिजली वहाँ पर पूरी है। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन बोथ ऑफ यू। फ़रूख सलीम साहब, समरी फॉर्म में आप बताइए, आप ये क्यों कहते हैं कि गुड गवर्नेंस की वजह से ये सारा मामला है? तलत साहब, पहला मामला तो ये है कि पाकिस्तान में रहने वालों को 60 से 70 अरब डॉलर
रुपए नहीं डॉलर का सालाना नुकसान हो रहा है। ठीक। 2.5 से 3% GDP का नुकसान हम गिनते हैं कि सालाना हमें नुकसान हो रहा है। इतनी खतरनाक बीमारी को जब तक आप सही तरीके से तशखीस नहीं उस बीमारी की करेंगे, डायग्नोसिस ठीक नहीं आएगा, तो बीमारी का इलाज जो है वो डॉक्टर नहीं कर पाएगा। तो तशखीस क्या ऐसी है जो अच्छा, अब हुकूमत नहीं कर पा रही? लोड शेडिंग तो एक हकीकत है, आपके सामने है। ठीक। इसकी वजह दो हो सकती हैं। पहली वजह इसकी ये हो सकती है कि पैदावारी सलाहियत मुल्क में कम है और डिमांड ज़्यादा है। ठीक। डिमांड आप कह रहे हैं कि जी 16,000 17,000 पे चली जाती है और हमारे पास 10-12,000 लगा हुआ है, जैसे बहुत सारे अफ्रीकन ममालिक में ये मामला है। ठीक। कि उनके पास डिमांड ज़्यादा है और इंस्टॉल कैपेसिटी कम है। या दूसरा ये हो सकता है कि बदइंतज़ामी है, नाअहली है, और तीसरा कुछ मामला नहीं है इसके अंदर। या तो पैदावारी सलाहियत कम है या आप आपका वोट बदइंतज़ामी के हक में है। मैं उसकी वजह देखिए, ये आज अगर आप इकोनॉमिक सर्वे खोल के देख लें, आप हुकूमत के किसी नुमाइंदे से पूछ लें कि आपके पास इस वक्त पैदावारी सलाहियत, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जिसको कहते हैं, वो कितनी है। इन्होंने किताब में लिखा है इकोनॉमिक सर्वे में कि 23,101 मेगावाट आपके पास लगा हुआ है, पैदावारी सलाहियत आपके पास मौजूद है। मार्च की 28 तारीख को आप हुकूमती इदारों से पूछें कि भाई आपने कितनी बिजली बनाई, आपके पास 23,101 मेगावाट है, आपने कितनी बिजली बनाई, तो वो मुझे बताते हैं 11,055 मेगावाट। मित्तल साहब ज़रा इसके ऊपर वापस आइएगा कि हमारे पास पैदावारी सलाहियत मौजूद है, हम पैदावार कर नहीं पा रहे, तो बदइंतज़ामी है। जी साहब देखें, 23,000 जो कैपेसिटी कह रहे हैं, ये नेम प्लेट कैपेसिटी होती है। इसमें से आप 6,700 तरबेला और मंगला की निकाल दीजिए, जिसमें से इस वक्त सिर्फ 1,300 बन रहे हैं, क्योंकि पानी इस वक्त अपनी पीक पे नहीं है। जून जुलाई में इंशाल्लाह हम 6,700 बना रहे होंगे। अब आपकी रह गई तकरीबन 17,000 मेगावाट की नेम प्लेट कैपेसिटी। ये नेम प्लेट कैपेसिटी होती है एम्बियंट टेम्परेचर, आइडियल एम्बियंट टेम्परेचर पे 80% देता है वो, इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस वक्त तो 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 80% से भी कम देता है। अगर आपके पास 20,000 मिसाल के तौर पे कैपेसिटी हो, तो 16,000 से ज़्यादा आप मेगावाट बना नहीं सकते। इस वक्त जो है वो आपके पास 17,000 की जो है थर्मल कैपेसिटी है, उसके अंदर से आप 13,000 बना सकते हैं। उसके बाद कुछ मशीन आपके 15 साल पुराने हैं, कुछ 30 साल पुराने हैं, डिग्रेडेशन हो गया है, उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं रही, इनकी 100% अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो इस वक्त जो है वो 12,000-12,500 13,000 मेगावाट से ज़्यादा, मेगावाट आवर से ज़्यादा बन नहीं सकते। इवन दो कैपेसिटी 17,000 है, लेकिन वो नेम प्लेट कैपेसिटी है। और ये जो बात कह रहे हैं, ये भी सही नहीं है कि पंजाब के और सिंध के, पंजाब के रूरल एरियाज में इतनी ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल हो रही है, लोड शेडिंग हो रही है, मैं उस पर बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हम एक प्लान के तहत चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इस साल के एंड तक, जबकि बिक्की, हवेली बहादुर शाह और बलोकी का प्लांट आ जाएगा, नंदीपुर का प्लांट जो इस वक्त गैस पे चेंज हो रहा है वो हो जाएगा, और उसके बाद कराची और साहिवाल के कोल के प्लांट्स आ जाएंगे, तो अल्लाह ने चाहा तो अगले साल से लोड शेडिंग नहीं होगी। आप ये फरमा रहे हैं कि जो हतमी एदाद शुमार हैं, उनका सियाको सबाक समझिए, सीज़न को, मौसम को मद्देनज़र रखिए, पानी के फ़्लो को मद्देनज़र रखिए और टेम्परेचर को मद्देनज़र रखिए, तो फिर उसके मुताबिक आप तजिया कीजिए। ज़रा फ़ारूक साहब, इसका मतलब हमें एवरेजेस पे जाना पड़ेगा, जिससे मुराद ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि मुकाबलतन क्या इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, लाइन लॉसेज इम्प्रूव हुए हैं या नहीं हुए हैं, हमारी रिकवरी जो है बिलिंग की बेहतर हुई है या नहीं हुई है, पहले कितनी लोड शेडिंग होती थी और अब कितनी होती। सो हमें एब्सोल्यूट फिगर्स के बजाय हमें मुकाबलतन बेहतर है या नहीं है। तले साहब दोनों काम कर लेते हैं। देखिए, कुछ सवालात का जवाब तो हाँ या ना में है। ठीक। ये कहना कि बिजली आज टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी का फ्लो कम आ रहा है, 25 डिग्री चाहिए, 27 डिग्री चाहिए, ये मैं नहीं समझ पाता हूँ। मैं हाँ या ना जवाब। उच्च पावर प्राइवेट सेक्टर में लगा हुआ है, वो बंद है या चल रहा है? नंदीपुर चल रहा है या बंद पड़ा हुआ है? जापान पावर चल रहा है या बंद पड़ा हुआ है? इन सब का जवाब हाँ या ना में है। सेपकॉल चल रहा है या बंद पड़ा हुआ है? ये तकरीबन 3,000 मेगावाट मैंने अभी आपको गिनवा दिए। इनसे जवाब ले लें, जो प्लांट्स बंद पड़े। हाँ या ना के जवाब ले लीजिए। हाँ या मुफ्ता जवाब दे रहा हूँ। देखिए, उच्च पावर के प्लांट 2 का स्विच यार्ड खराब हो गया है। उन्होंने 5 दिन का, उन कंपनी ने खुद ऑफ लिया है 5 दिन का। उच्च पावर इज द चीपेस्ट पावर इन पाकिस्तान। जब अवेलेबल होता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी 5 दिन के लिए बंद है, आप कह रहे हैं? तो उसके अंदर
5 दिन के लिए उच्च पावर बंद है, स्विच यार्ड खराब हुआ है, ये आप मालूम कर लीजिए। नंदीपुर का प्लांट एक प्लांट है वो डीजल पे चल रहा है, सेकंड प्लांट जो है वो गैस पे कन्वर्ट हो रहा है। जब सेकंड प्लांट गैस पे कन्वर्ट हो जाएगा तो फर्स्ट प्लांट को भी गैस पे कन्वर्ट कर लेंगे और कुछ दिनों में इंशाल्लाह वो दोनों प्लांट जो है वो गैस पे चलेंगे। जापान पावर जो है और सेपकॉल जो है वो लिटिगेशन के अंदर है। जापान पावर 1994 में लगा था और जब से लेकर अब तक उनकी आईपीपी का स्टेटस साइन नहीं हुआ है, तो इसमें कोई नई बात नहीं। जापान पावर तो 10 साल से इन्होंने जवाब हाँ में दे दिया, वजूहात वजूहात बताएं। ठीक, वजूहात ये बता रहे हैं आप कि ये देखिए मेरी बात, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये प्लांट बंद पड़े हैं या नहीं पड़े। लेकिन आप वजूहात में दिलचस्पी वजूहात इन्होंने बता दी, लेकिन आप वजूहात में दिलचस्पी क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि वजूहात आपकी बदनामी में आ जाते हैं। आपने क्यों झगड़ा कर रखा है जापान पावर के साथ? नंदीपुर आप क्यों बंद करके बैठे हुए हैं अगर आप वो चला सकते हैं? अच्छा, गुद्दू हुकूमत के पास है 2200 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। 2200 मेगावाट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा 350 मेगावाट मार्च। मिफ्ता साहब गो अहेड, बताइए 2200 और 350 क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? देखिए तलत साहब, एक बात समझनी, एक प्लांट जिसकी के इंस्टॉल कैपेसिटी 1000 मेगावाट होती है, नेम प्लेट कैपेसिटी, वो देता है 800 कैपेसिटी, रेटेड पावर उसका 800 होता है। अब आप कहें कि नहीं आपकी मिस गवर्नेंस है क्योंकि आप 1000 नहीं ले सकते, तो भाई मैन्युफैक्चरिंग रेटेड कैपेसिटी अगर 80% है तो हम क्या कर सकते हैं इस पे? अगर आप हमसे अगर 5 दिन के लिए इस वक्त चश्मा 1 मिसाल के तौर पे बंद पड़ा हुआ है क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट है, एनुअल टर्न अराउंड उसका मेंटेनेंस हो रही है, क्या उसको मेंटेन नहीं करें? अगर 5 दिन तक स्विच यार्ड बंद होता है उच्च पावर का, तो क्या वो स्विच यार्ड बंद नहीं हो सकता? अगर नंदीपुर को गैस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? हाउ इज दिस मिस गवर्नेंस? मिस गवर्नेंस आप इस पे हमको जरूर कह सकते हैं कि भाई लाइन लॉसेस जो है आप 21 से 17% पे लेके आए, शायद आपको 16 पे ले जाना चाहिए था। आप जो है रिकवरी को 83 से 93%, 88 से 92% पे लेके गए, शायद आपको 94 पे ले जाना चाहिए। इस पे आप हमसे बहस कर सकते हैं, लेकिन इस पे भी चीज है कि जब 25 डिग्री होता है, 25 डिग्री होता है, वो आपसे इस पे बहस करना चाह रहे हैं। गो अहेड। देखिए, एक नंबर जो वाज़ेह तौर पे सामने आता है, इस वक्त ये प्लांट्स बेशुमार बंद पड़े हैं बिकॉज गर्दिशी कर्जाजात बहुत बढ़ गए। ठीक, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्दिशी कर्जाजात को मैं बद इंतजामी में डालता हूं। ये जून की 5 तारीख सन 2013 जिस दिन वजीर आजम साहब ने हल्फ उठाया, उस दिन 480 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जाजात थे जो हुकूमत ने यकमुश्त पे कर दिया। आपको याद होगा 480 बिलियन इकट्ठे पे कर दिए गए थे और उस वक्त ये कह दिया गया था कि अब गर्दिशी कर्जाजात का खात्मा कर दिया गया है, अब ये दोबारा उठ के नहीं आएंगे। आपने इश्तिहारात देख लिए पिछले हफ्ते में, गर्दिशी कर्जाजात 414 अरब रुपए में दोबारा पहुंच गए हैं। ठीक है, अब ये बताया जा रहा है कि हमें 7 से 10 हज़ार मेगावाट और लगेंगे और सिस्टम में आ जाएंगे। आप अंदाजा कीजिए, अगर 23,000 की इंस्टॉल कैपेसिटी पे 414 बिलियन रुपए के गर्दिशी कर्जाजात बनते हैं, अगर ये मजीद आपकी कैपेसिटी बढ़ती है तो ये तो 400 से पहुंच जाएंगे 700 अरब पे। हमारा मिफ्ता साहब, हमारा दिमाग जो है वो भी गर्दिश में आ जाता है जब गर्दिशी कर्जे का जिक्र हम सुनते हैं। ये रिकर क्यों कर रहा है? ये तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मामला है या पेमेंट्स के शेड्यूल को बनाने का मामला है? ये तो गवर्नेंस में आता है कि नहीं? जी देखिए, अगर आप मुझे आधी मिनट देंगे तो मैं कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए, नेपरा टैरिफ डिटरमिन करता है पूरे पाकिस्तान में, हर डिस्को का अलग अलग। मिसाल के तौर पे कराची के अंदर 25% के इलेक्ट्रिक बोलती है हम लाइन लॉसेस हैं। इस्लामाबाद में हम कहते हैं लाइन लॉसेस, और इनफैक्ट हैं इस्लामाबाद में लाइन लॉसेस सिर्फ 10% हैं। इस्लामाबाद में हम रिकवरी करते हैं 94-95%। पाकिस्तान में ये होता है कि हुकूमत जो है वो प्राइस नोटिफाई करती है सारे पाकिस्तान की एक ही। उसके बाद जो डिफरेंट जो ज़्यादा वो होती हैं इनएफिशिएंट डिस्कोर्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक हुई, सेपको हुई, क्वेस्को हुई, पेस्को हुई, उसको हम टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी देते हैं। एक ये सब्सिडी हम देते हैं। एक गरीब लोगों को 200-300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को एक सब्सिडी देते हैं, वो तो फेडरल गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। लेकिन एक दो चीज़ें और होती हैं जो कि स्ट्रक्चरल होती हैं, जो जिसको नेपरा नहीं मानता है। मिसाल के तौर पर नेपरा कहता है आपका लाइन लॉस 12% होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल आपका लाइन लॉस जो है वो 18% हो रहा है। तो जो 6% है वो नेपरा आपको टैरिफ में बिल्ड नहीं करने दे रही, इसकी वजह से वो सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। नेपरा अस्यूम करता है कि आप 100% रिकवरी करेंगे। दुनिया में कहीं पर भी 100% रिकवरी नहीं होती। हम करते हैं इस वक्त 92-93%। तो वो 8% जो है वो आपका कर्जा रह जाता है, वो आपके खसारा रह जाता है, उससे गर्दिशी कर्जा बढ़ता है। ये स्ट्रक्चरल इशूज़ है, ये बात सही है। आप गवर्नेंस का कहते हैं, हुकूमत की गलती है, नेपरा की गलती है, जिसकी भी है हम जिम्मेदारी लेते हैं उसकी। मिफ्ता साहब, अगर मैं आपसे पूछता हूं, स्ट्रक्चरल इशूज़ को सेट करना, ये स्ट्रक्चरल इशूज़ जो है निज़ाम के अंदर जो बिल्ट इन हो गए हैं, ये दुरुस्त करना किसकी जिम्मेदारी है? फारूक साहब की जिम्मेदारी तो नहीं है, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, जो हुकूमत में उसकी जिम्मेदारी हुई ना।
सर बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी से मैं नहीं हट रहा हूँ पीछे। मैंने आपसे गुजारिश करी, देखें जब हम आए थे तो फाटा से बिजली के बिल नहीं आते थे, वो भी स्ट्रक्चर के अंदर थे, हमने उसको चेंज करवाया, बिजली के बिल नहीं आते, लेकिन हमने कहा कि उसकी डायरेक्ट सब्सिडी डाल दो। आज़ाद कश्मीर से हमने एक एग्रीमेंट करा हुआ था जिसके तहत उनको हम 4 रुपए की बिजली देते हैं, लेकिन मैं पर अज्यूम करता था कि हमको बाकी लोगों के जितने पैसे मिलते हैं। तो हमने डाला। आसान अल्फाज में बता दूं स्ट्रक्चर की बात जो कर रहे हैं, देखिए स्ट्रक्चरल इशू क्या है, आसान जुबान में आम आदमी की समझ में। आपके पास एक कार का प्लांट लगा है और आप 100 गाड़ियां रोज की बना रहे हैं, उसमें से 20 गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, 10 गाड़ियां जो आप बेचते हैं उसके पैसे वापस नहीं मिलते। दुनिया में कोई कारोबार इस बुनियाद के ऊपर नहीं चल सकता। अगर 100 गाड़ियां बनाई हैं और उसमें से 30 के पैसे आपको नहीं मिल रहे, ये मिफ्ता साहब ने अभी खुद एडमिट किया कि ये स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। वो जो बता रहे हैं आपको कि लाइन चोरी हो रही है, लाइन लॉसेस हो रहे हैं और रिकवरी नहीं हो रही, ये बिजनेस नहीं चल सकता। ये गवर्नेंस से रिलेटेड। बट टुवर्ड्स द एंड मिफ्ता साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तरह साहब जवाब दूंगा, तरह साहब इसका जवाब दूंगा जी। तरह साहब देखें, गुजारिश ये है कि कुछ लाइन लॉसेस जो है 12% जो है वो तो पूरी दुनिया में होते हैं। ये गाड़ी चोरी नहीं हो रही है, ये एकदम सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल नहीं तो गलत एग्जाम्पल है। देखें अब जब आप एक एरिया के अंदर बिजली निकालते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हवा के अंदर डिसिपेट हो जाते हैं। उसमें मतलब ये कोई पाकिस्तान का हद तक नहीं है, ये अमेरिका में, चाइना में, दुनिया भर में लाइन लॉसेस होते हैं। हमारे क्योंकि PMTs पुराने हैं, हमारे तार्स पुराने हैं, तो ज़्यादा थोड़े से लाइन लॉस होते हैं, और हमारे डिस्टेंसेस जैसे बलूचिस्तान में ज़्यादा है तो ज़्यादा लाइन लॉस होते हैं। हम 21% से 18% पे लेके आ गए, विच इज आई थिंक रियल अचीवमेंट। लेकिन इसको आप आइडियली 12% पे ले जा सकते हैं, जो कि बेस्ट मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर होता है, उससे कम नहीं होगा। तो ये कहना कि वो गाड़ी चोरी हो रही, चोरी नहीं हो रही। I have to leave it there. 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 फारूक साहब, towards the end 30 सेकंड में, मुकाबलतन जब 2013 में ये हुकूमत आई या 2017 में, अब जब चौथा साल है, आपको इस मामले में इम्प्रूवमेंट नजर आती है? लोड शेडिंग के मामले के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर, मैनेजमेंट के मामले के अंदर, या आपके ख्याल में सिफर बराबर भी? देखिए अभी जो आर्ग्यूमेंट्स हमने सुने, ये 2008 से लेके 2013 जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, एग्जैक्टली वही आर्ग्यूमेंट्स आज मिफ्ता साहब ने दिए हैं 2017 में बैठ के, जो हमें 2008 से 2013 में सुनने में आ रहे थे कि वो सेंटीग्रेड ज़्यादा हो जाता है और ये चोरी इतनी नहीं होनी चाहिए और लाइन लॉसेज। लेकिन लाइन लॉसेज इंप्रूव हुए हैं या नहीं हुए? लाइन लॉसेज आप सोचिए कि 480 अरब और 414 अरब इतनी इंप्रूवमेंट जरूर हुई है। वहां पे 480 अरब पे गर्दिशी कर्जाजात थे, आज 414 में है। ये आप 0.1% इंप्रूवमेंट समझ लें, 1% इंप्रूवमेंट। लोड शेडिंग की कमी हुई है या नहीं हुई है? लोड शेडिंग की कमी बिल्कुल नहीं हुई, बिकॉज यहाँ पे एक तो इनका इशू जो जनरेट कर रहे हैं, आप फिगर्स निकाल के देख लीजिए। मार्च की 28 तारीख को जो टोटल डिमांड थी, जो हुकूमत खुद कह रही थी, वो 15,000 मेगावाट थी। आप 15,000 मेगावाट भी इस सिस्टम से नहीं निकाल सकते। मिफ्ता साहब, अब जी बैक टू यू। मैं देखिए आप कंपेयर हमको दिसंबर से ना करें, हमको पिछले साल करें। पिछले अप्रैल पहली को आज अप्रैल पहली से क्या लोड शेडिंग बेहतर हुई है? बिल्कुल हुई है। 2013 से तो दिन रात का फर्क आ गया है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं पर इंडस्ट्री की लोड शेडिंग नहीं हो रही, मिक्स्ड इंडस्ट्री डोमेस्टिक के फीडर्स पे लोड शेडिंग नहीं हो रही। हाँ, इस वक्त अचानक लोड शेडिंग बढ़ गई है जब से गर्मी ज़्यादा हुई है। 1-2 दिन में ये भी थोड़ा सा कंट्रोल इंशाल्लाह आ जाएगा, लेकिन 5 घंटे से ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में लोड शेडिंग नहीं हो रही है, 8 घंटे से ज़्यादा रूरल एरियाज़ में लोड शेडिंग नहीं हो रही है। ये कंपेयर करें 12 और 18 घंटे को। और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला कि इस साल के आखिर में जब हमारे बिजली के और गैस के प्लांट्स चल जाएंगे तो अगले साल लोड शेडिंग नहीं होगी। एक मेगावाट भी इसलिए बंद नहीं पड़ा हुआ कि सन 2011 में पाकिस्तान ने 1,05,000 गीगावाट बिजली बनाई थी, आज भी वही बना रहा है। Okay, I have to leave it there. ये बिजली ऑनलाइन लेने के लिए एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा। फारूक साहब आपका भी शुक्रिया, मिफ्ता साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारा आइटोल कमेंट तैयार है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आइए नाज़रीन, चलते हैं अहम नुक्ते की तरफ। अहम नुक्ते का ताल्लुक सरगोदा में होने वाली लर्जा खेज़ वारदात से है, जिसमें 20 के करीब अफराद को कत्ल कर दिया और इसके अंदर दरगाह और मुतवल्ली इन्वॉल्व है। कातिल ने यह माना कि मैंने इन अफराद को कत्ल किया, और अफराद को यकदम कत्ल नहीं किया, 2-2, 3-3 की टोलियों में कत्ल किया। ये एक लर्जा खेज़ कत्ल की वारदात होने के अलावा निशानदही करती है उन जगहों की जिन पर लोग जाते हैं ये सोचकर कि शायद वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा फलाह मिलेगी, वहाँ से उनके दर्द की दवा मिलेगी। जो अजीमुशान नाम है जिनसे लोग
फैज़ हासिल करते हैं, जिन दरगाहों से लोग वाक़तन अपने आप को जोड़ते हैं, उन का मामला अपनी जगह पर। लेकिन पाकिस्तान में हर जगह पर एक कारोबार की सूरत में ये जगह सामने आ रही हैं जिनको दरगाह का नाम दिया जाता है, लेकिन असल में धंधा कुछ और होता है। इस कत्ल के वारदात के ज़रिए हमें ये सोचना होगा कि चाहे किसी वडेरे का डेरा हो या किसी नाम नहाद मुतवल्ली की दरगाह हो या कोई और गद्दी नशीन हो जो अपने आप को दूसरे अफराद से बहुत सुपीरियर समझता है, यहाँ पर रियासत की पहुँच होनी चाहिए। सिर्फ इस वजह से कि लोग जौक दर जौक जा रहे हैं किसी जगह पर या किसी को अपना पीर मानते हैं, उससे उसकी पीरी जो है वो मुस्तनद साबित नहीं हो जाती। तो रियासत को इन जगहों के ऊपर शफाफियत लानी होगी, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इस तरह की बहुत सारी वारदातें होती हैं, ख़वातीन के साथ मजालिम होते हैं, लोगों को लूटा जाता है, लोगों की जमा पूंजी जो है वो गायब कर दी जाती है। तो इस किस्म का जो कारोबार बन गया है लोगों के अकायद का इस्तेसाल करके, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये जो कातिल है किसी किस्म की रायत का मुस्तहिक नहीं है और इस तरह की दूसरी जगहों के ऊपर रियासत के इदारों को अपनी पहुँच बढ़ानी होगी। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।